नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक नए प्रकार का एस्टिमेट प्रिपेयर करेंगे जिसे कहते हैं कन्वर्जेंस। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं तो यहाँ पे आपके लिए जो चीज़ें सीखने वाली हैं कि वो फैक्टर्स के बारे में, कि आपको फैक्टर्स कैसे निकालने हैं, सी मूवमेंट का कैसे निकालना है। उसके अलावा ये जो एस्टिमेट है जो हम आज बनाएंगे, प्रिपेयर करेंगे, ये मोस्ट प्रोबेबली रहने वाला है जो कि पंचायती राज विभाग में काम करते हैं, सरकारी अधिकारी हैं, जेई हो गए या वहाँ पे टेक्निकल पोस्ट पे जो हमारे तकनीकी भाई लगाए हुए हैं वो हो गए। उनके लिए मोस्ट प्रोबेबली काम का वीडियो होगा, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो हमें दो तीन तरह के काम करने पड़ते हैं। एक तो हो गया हमारा मनरेगा का एस्टिमेट बनाना जो हम सिक्योर पे बनाते हैं। दूसरा हो गया हमारा वित्त का एस्टिमेट जो कि 14वां वित्त हो सकता है, अभी करंटली 15वां वित्त चल रहा है, ठीक है, और ये आगे भी चलेगा 15वें वित्त का। उसमें प्लानिंग हेड के कार्य किए जाते हैं और उनके जो लेबर रेट होते हैं शेड्यूल रेट के हिसाब से वो एस्टिमेट प्रिपेयर किया जाता है। और दूसरी तरफ हम बात करें सिक्योर की, तो जो सिक्योर के एस्टिमेट हैं वो हमारे प्रिपेयर किए जाते हैं वहाँ पे ऑनलाइन, जो कि रेट सरकार के द्वारा चढ़ाए गए हैं उस पोर्टल पर, जिस पोर्टल का नाम सिक्योर है। वो किसी भी स्टेट के अंडर, अगर आप सरकारी अधिकारी हैं जो कि पंचायती राज विभाग के अंदर आता है या फिर जिला परिषद के अंदर आता है, वहाँ पे आपको ये कार्य करने पड़ते हैं। तो ये तो हो गए दो प्रकार के। लेकिन यहाँ पे जो तीसरी प्रकार की एस्टिमेट बनाने की प्रक्रिया है वो ऐसा होता है कि दो हेड्स को मिलाकर, मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि दो हेड मतलब या तो आप मनरेगा को किसी प्लानिंग हेड के साथ मर्ज कर लीजिए, या फिर दो प्लानिंग हेड के कार्यों को आपस में मर्ज कर लीजिए। मर्ज करने का मेरा अभिप्राय ये है कि एग्जाम्पल के लिए अगर आप कोई वित्त यूज करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे 15वां वित्त योग यूज करते हैं, 15वें वित्त योग में हमारा जो अमाउंट होगा, सपोज करिए वहां से हमने 1 लाख रुपया अपना अमाउंट ले लिया कि 15वें वित्त योग से हम 1 लाख रुपए का अमाउंट खर्च करेंगे इस एस्टिमेट के लिए। लेकिन ग्राउंड पर जब आपने मेजरमेंट करी एस्टिमेट बनाने से पहले, तो आपने पाया कि वहां पे कार्य 1 लाख से ज़्यादा का होगा। वो कार्य 2 लाख का भी हो सकता है, 2.5 लाख का भी हो सकता है और 3 लाख का भी हो सकता है। तो आपको वो कार्य क्या करना है, उस कार्य को पूरा करने के लिए आपको 3 लाख रुपए चाहिए, लेकिन वित्त में आपके पास सिर्फ 1 लाख रुपए है। तो उसमें आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको उस कार्य को मर्ज करना पड़ेगा। मर्ज का अभिप्राय ये है कि उसको आपको कन्वर्जेंस में डालना पड़ेगा। कन्वर्जेंस में डालने के दो कारण होते हैं। पहले तो आपको वह सेम कार्य जिसका नाम डैश से लेके डैश तक है, वो रास्ता हो सकता है, कोई रिटेनिंग वॉल हो सकती है, ठीक है, किसी भी प्रकार का कार्य हो सकता है, वो आपको पहले तो आपको दोनों हेड्स में वो डालना पड़ेगा। कहने का अभिप्राय ये है कि आपको वो कार्य मनरेगा में है तो पहले मनरेगा के शेल्फ में आपको वो कार्य डालना पड़ेगा। उसके बाद वही सेम कार्य जिस वित्त से आप पैसा ले रहे हैं, जैसे कि अगर हम 15वें वित्त से पैसा ले रहे हैं तो आपका वह कार्य 15वें वित्त में भी होना चाहिए, तभी आप उसको कन्वर्जेंस में डाल सकते हैं। ये तो पहली कंडीशन रही। दूसरी कंडीशन ये भी है कि कार्य को शुरू करने से पहले आपको पहले अनुमान लगाना पड़ेगा कि जो 1 लाख रुपया आप ले रहे हैं उस 1 लाख रुपए में आप क्या क्या खर्च करेंगे, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा, अगर आप 2 लाख रुपए ले रहे हैं, अगर टोटल 3 लाख का एस्टिमेट आप बना रहे हैं तो 2 लाख जो आप मनरेगा में से ले रहे हैं उसमें आपको क्या क्या मंगाना है वो भी आप डिफ्रेंशिएट करके रख सकते हैं कि 1 लाख रुपए में से आपने सीमेंट मंगा लिया, कुछ रेता बजरी मंगा लिया, और जो बाकी बचा वो आपने मनरेगा में से कुछ मटेरियल कंटेंट ले लिया और लेबर आपने मनरेगा की ले ली। जिससे क्या होगा, जो मजदूर दिहाड़ी के लिए घूमते रहते हैं उनको मजदूरी मिल जाएगी। मनरेगा के दौरान कार्य में अगर आप उसको लगाते हैं
तो वहाँ पे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये तो हमने आपको बता दिया कि कन्वर्जेंस कैसे होता है। जो लेबर रेट हैं वो अलग अलग होते हैं। लेबर रेट में इतना फ़र्क होता है कि अगर आप सिक्योर के रेट लगाएं, जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आप नरेगा में कार्य कर रहे हैं, नरेगा का कन्वर्जेंस कर रहे हैं इसके साथ में, तो सिक्योर के जो रेट होंगे वो 240 रुपये दिहाड़ी मजदूरों को मिल रही है। पर वहीं पर प्लानिंग हेड का अगर कोई एस्टिमेट आप बनाते हैं, सिर्फ प्लानिंग हेड का, तो उसमें मजदूरी आपको 375 रुपये मिल रही है सरकार की तरफ से। लेकिन जब आप इसको कन्वर्जेंस कर लेंगे तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कहने को तो आपने 15 वित्त योग जो कि प्लानिंग हेड है वो भी यूज़ किया है और सिक्योर भी यूज़ कर रहे हैं, तो दोनों को मर्ज करके ये कन्वर्जेंस हो गया। लेकिन इसमें जो दिहाड़ी मिलेगी मजदूरों को वो मिलेगी 240 रुपये, 375 रुपये नहीं मिलेगी। ये लेबर आपकी मनरेगा से ही जाएगी और मनरेगा की ही लेबर यहाँ पे इसको मिलेगी। तो ये एस्टीमेट कैसे बनेगा, कहाँ अपलोड होगा, पेमेंट कैसे होगी, उसके बारे में वीडियो को आगे बताते चलूँगा। ठीक है, तो यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि कन्वर्जेंस होता क्या है। जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि कन्वर्जेंस, ये हमारा यहाँ पे हेड ऑफ वर्क हमने लिखा कन्वर्जेंस 15 फाइनेंस कमीशन प्लस मनरेगा, और नीचे कार्य का नाम आ जाएगा कोई भी हो। उसके बाद में प्रपोज एस्टिमेट आपका 3 लाख का हम बना रहे हैं। ठीक है, तो इसमें पहली आइटम क्या आएगी, आपको याद रखना है, ये जो भी आइटमें आप ले रहे हैं ये आपकी आइटमें सिक्योर की ही होंगी। प्लानिंग हेड की आइटमें आप एसओआर इसमें यूज़ नहीं करेंगे, आपको ये सिक्योर की आइटम ही यूज़ करनी और वहीं के रेट इसमें लगाने हैं। तो आपको मोस्ट प्रोबेबली क्या करना है, आपको कोलैबोरेट करना है अपने जीआरएस के साथ में, क्योंकि ये ही एस्टीमेट जीआरएस चढ़ाएगा, वही इसे अपलोड करेगा, वही इसकी पेमेंट करेगा। सेक्रेटरी इसकी पेमेंट नहीं करेगा, ना ही वो अपलोड करेगा। तो आपके लिए इजी रहेगा कि अगर आप उनसे पहले का कोई पीडीएफ ले लें या आइटम के कोड मंगा लें, जिससे आपको इजी हो जाए। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी एक दिक्कत ये आती है कि सिक्योर में हमें सारी प्रकार की आइटमें मिल जाती हैं, तो हम वहाँ पे कुछ भी यूज़ करके लगा सकते हैं अपने एस्टीमेट के अकॉर्डिंग जो भी ग्राउंड पे करना है। लेकिन जीआरएस के केस में क्या होता है, वहाँ पे जब वो अपलोड करते हैं तो जो आइटमें आपने अपने एस्टीमेट बनाई है वो उनको वहाँ मिलती नहीं है, या उनके कोड अलग होते हैं जो उनको ढूंढने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसमें एस्टीमेट की वेरिएशन आ जाती है, कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं। इससे अच्छा है कि आप अपने जीआरएस के साथ बैठकर वहाँ पे एस्टीमेट अपलोड करें, या फिर उससे पुराना कोई एस्टीमेट ले लें जो किसी आपके मित्र ने, सीनियर ने या जेई ने किसी ने अपलोड करा है, तो वो वहाँ से ले लीजिए और वहाँ के आइटम कोड आप पिक कर लीजिए। वही आइटम कोड आपने देनी है और वो जो लेटेस्ट रेट होंगे वो आपने वहाँ पे डालने हैं। अगर लेटेस्ट रेट डालोगे तो उसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आपको इन्हेंसमेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप 10 साल पुराना रेट डालते हैं तो अभी करंट ईयर में जो भी इन्हेंसमेंट मिल रही है वो आपको वहाँ पे देनी पड़ेगी। सपोज करिए मैं यहाँ पे एक कंडीशन रखता हूँ कि 5 साल पहले जो लेबर रेट था वो 150 रुपये था दिहाड़ी मजदूरों की, और अभी जो लेबर रेट है वो 240 रुपये चल रहा है। तो आप देखिए डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पे 90 रुपये का डिफरेंस आ रहा है। अगर आप पुराने के हिसाब से बनाओगे इसके हिसाब से तो आपको 150 रुपये दिहाड़ी आप लेबर को दोगे, लेकिन नए के हिसाब से अगर एस्टीमेट बनाओगे तो आपको 240 रुपये वहाँ पे लेबर रेट देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मजदूरों को घाटा अगर आप 150 के हिसाब से बनाते हैं। लेकिन आप यहाँ पे दिहाड़ी कैसे बढ़ाएंगे, टोटल अमाउंट में लेबर कैसे बढ़ाएंगे, उसका भी तरीका है। लेबर रेट बढ़ाने का तरीका है कि आप वहाँ पे इन्हेंसमेंट डालिए। इन्हेंसमेंट कैसे डालेंगे, आपको सबसे पहले निकालना है डिफरेंस। हम इन अमाउंट का डिफरेंस निकालेंगे, तो ये हमारा डिफरेंस 90 आया, 90 हमारा डिफरेंस आ गया। अब 90 को आपने जो करंट रेट होगा या फिर जिस रेट के हिसाब से आपने एस्टिमेट बनाया, तो हम यहाँ पे 150 के हिसाब से एस्टिमेट बना रहे हैं, तो आपको सिंपल करना है 90 को डिवाइड करना है 150 के साथ में, जो कि वहाँ पे उस टाइम पे रेट आप बना रहे हैं। उसके बाद में इसको मल्टीप्लाई करना है आपने 100 के साथ, तो यहाँ पे आ गया 60%। मतलब आपको इन्हेंसमेंट जो देनी है वो 60% इन्हेंसमेंट देनी है।
अगर मैं यहाँ पे 150 में इन्हेंसमेंट 60% दूँ तो ये देखिए 90 हमारा आ गया है। ठीक है, तो 90 हमारा डिफरेंस आ गया है। अगर मैं यहाँ पे अमाउंट सपोज करिए 150 के हिसाब से कोई अमाउंट निकालता हूँ, क्वांटिटी निकालता हूँ, कोई क्वांटिटी लेते हैं, यहाँ पे अमाउंट नहीं लेते, क्वांटिटी जैसे 100 क्यूबिक मीटर मेरी क्वांटिटी आ गई, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 150 के साथ, तो मेरा 15,000 लेबर आया था। लेकिन इसी को मैं अगर 240 के साथ में 100 क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करूँ तो ये आया था 24,000। मतलब इस लेबर के हिसाब से 15,000 बन रहा है। जिस टाइम पे आपने अगर पुराने रेट पे बनाया एस्टिमेट, तो नए रेट पे बनाया तो आपकी लेबर 24,000 आएगी, यानी यहाँ पे 9,000 का फर्क पड़ रहा है। तो हम इसमें इन्हेंसमेंट देंगे 60% की। 15,000 में 60% की इन्हेंसमेंट अगर हम देंगे तो हमारी आएगी 9,000, और 9,000 को हम अगर प्लस कर देते हैं अपने 15,000 में, 9,000 कर लिए प्लस 15,000 में, तो ये देखिए हमारी आ गई टोटल अमाउंट, तो 24,000 हमारा अमाउंट आ गया। तो ये लेटेस्ट रेट अगर के हिसाब से बनाते हैं तो हमारी यही आएगी। अगर पुराने रेट के हिसाब से बना रहे हो और उसमें इन्हेंसमेंट लगाते हैं तो हमारा जो लेटेस्ट बन रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे अमाउंट खड़ा हो जाएगा। तो होपफुली आप यहाँ पे इन्हेंसमेंट का चक्कर समझ गए होंगे कि क्या होता है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने एस्टिमेट पे। तो एस्टिमेट पे हम यहाँ पे एस्टिमेट बना रहे हैं एक पाथ का, जीपेबल पाथ हम यहाँ पे बना रहे हैं। तो पाथ के लिए क्या होगा, सबसे पहले आपको एक ड्राइंग देखनी है, सॉरी ड्राइंग, आपको साइट देखनी है। साइट में लेंथ विड्थ आपको पता होनी चाहिए कितनी है, और आइटम यूज़ करेंगे हम कटिंग की, कटिंग इन अर्थवर्क यूज़ करेंगे। कटिंग इन अर्थवर्क यूज़ करेंगे ताकि वहाँ पे अगर कोई उबड़ खाबड़ जगह है, अनइवन पाथ है, तो उसको क्लियर करके पहले हमें उसको इवन करना है, उसके बाद फिर हम अगला प्रोसेस करेंगे। तो हमने यहाँ पे कटिंग डाल दी है ताकि ऊपर का हम उसे ऊपर से काट के उसको इक्वली करके अनइवन सरफेस को इवन कर सके। ठीक है, तो वो किया, और लेंथ प्रोवाइड किया है, विड्थ प्रोवाइड किया है, और हाइट। हाइट मीन्स कि जो ऊबड़ खाबड़ एरिया वो आप कितने फुट काट रहे हैं, 1 फुट काटे, 2 फुट काट रहे हैं, 1.5 फुट काट रहे हैं, वो डिपेंड करता है साइड पे, वो कितना भी हो सकता है। ठीक है, ये क्वांटिटी होगी। उसके बाद में हम वहाँ पे यूज़ करेंगे स्टोन सोलिंग। देखिए यहाँ पे आप आइटम कोड याद कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ से कोई सेम एस्टिमेट बना तो आप आइटम कोड लेके यहाँ से एस्टिमेट बना सकते हैं। ये पाथ का एस्टिमेट है। ठीक है, और ये लेटेस्ट रेट के हिसाब से बना है। आप अपने रेट के हिसाब से कार्य कर सकते हैं, जो भी आपके स्टेट में चला है, हर स्टेट में अलग अलग रेट होते हैं, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्टोन सोलिंग लिए, क्योंकि पाथ है तो आपको स्टोन सोलिंग देनी पड़ेगी। अगर आप 63 mm का ग्रेड वहाँ पे अगर स्टोन डालते हैं तभी तो आप ऊपर से 40 mm डालेंगे और 20 mm डालेंगे, रेशियो के हिसाब से डिपेंड करता है, और कंक्रीट ग्रेड के हिसाब से डिपेंड करता है, क्योंकि तभी वॉइड्स में बनेंगे और वो ऊपर से फिट होगा। वरना अगर आप नीचे ही 40 mm का और 20 mm का बिछा देंगे तो वो बैठेगा नहीं तरीके से। ठीक है, तो स्टोन सोलिंग दे दी। स्टोन सोलिंग आपने देनी है 2 इंच, साइड के साथ 2 इंच दोगे तो भी कन्फर्म काफ़ी है, क्योंकि कम से कम 8 इंच का हमारा सरफेस आया था। फ्लोर का जो थिकनेस है वो 8 इंच का आया था टोटल। जब लास्ट तक हम जाएंगे मैं आपको दिखाता हूँ। और उसके बाद हम कंक्रीट ले रहे हैं यहाँ पे 148 का, तो उसको भी हम यहाँ पे 2 इंच ही प्रोवाइड कर रहे हैं। लेंथ विड्थ सब सेम रखेंगे, सिर्फ हाइट में फ़र्क पड़ेगा जो भी है। तो यहाँ पे 2 इंच, ऊपर भी 2 इंच, 4 इंच हो गया हमारा। ठीक है, कोड आप देख सकते हैं, 440 कोड लगा है इसके साथ में, एक्ट लिखा 440। उसके बाद में जो अगला स्टेप आएगा वो आएगा हमारा कंक्रीट ग्रेड लेंगे हम यहाँ पे 14124 का M15 यहाँ पे हम लेंगे। ग्रेड आपको दिख रहा है यहाँ पे, आइटम कोड एक्ट 467। और उसके बाद ये ले रहे हैं हम यहाँ पे 4 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 4.5 इंच का कह सकते हैं आप, 4.5 इंच हम यहाँ पे इसकी थिकनेस ले रहे हैं, मोटाई। तो 4 इंच ऊपर हो गया था, 4.5 इंच यहाँ पे, मतलब 8.5 इंच की हमारी आ जाएगी, और 8.5 इंच बहुत होता है। ठीक है, और आप इसे ऊपर नीचे भी कर सकते हैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ज़्यादा कम भी कर सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे शटरिंग लेंगे फॉर्म वर्क के लिए, ये आइटम कोड है। ठीक है, तो सेम लेंगे। फॉर्म वर्क हमारे यहाँ पे स्क्वायर मीटर में है, तो हम यहाँ पे विड्थ नहीं लेनी है, हमें सिंपल इसकी लेंथ लेनी है और हाइट लेनी है,
और नंबर्स में 2 करना है, क्योंकि शटरिंग हमेशा बोथ साइड होती है, क्योंकि आउटर पे आपको शटरिंग लगानी पड़ेगी, पट्टे तो लगाने पड़ेंगे आपको, तभी तो आपका जो हाथ है वो टिकेगा, वरना आप जो भजी भरोगे तो वो फैल जाएगी, टिकेगी नहीं, तो उसके लिए आपको शटरिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा मेरे एस्टीमेट में फिलिंग रिक्वायर्ड थी, मतलब जिस एरिया पे मैं कर रहा था वहाँ पे कटिंग करके भी जो ग्राउंड था वो नीचे ही रहने वाला था, इसलिए मैंने वहाँ पे फिलिंग करी है। फिलिंग के लिए आप ये आइटम ले सकते हैं। इसका आइटम कोड नहीं पता मुझे, और जीआरएस से मैंने संपर्क करा तो उससे भी मेरी बात नहीं हो पाई, तो इसलिए मैंने ये डाल दिया। बाकी वो अपने हिसाब से ढूंढ के वहाँ पे डाल देगा, तो इसकी कोई समस्या नहीं है। अगर ये आइटम नहीं चढ़ेगी तब भी कोई बात नहीं है, फिर भी मैंने अपनी साइट के रिक्वायर्ड के हिसाब से यहाँ पे फिलिंग डाल दी थी, और मैंने फिलिंग डाली है 1 फुट, और ये 1.25 फुट के लगभग मैंने डाल दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी लेंथ में आपको डालना है तो वो डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 30 मीटर की मेरी रिक्वायर्ड थी, मैंने डाल दी। और इसके अलावा मैंने यहाँ पे कोई इन्हेंसमेंट नहीं ली है, मेरा सब कुछ यहाँ पे क्लियर है। और फैक्टर्स के बारे में अगर आपको बताऊँ तो ये फैक्टर्स मैं एक मेरे पिछले वीडियो में डाल चुका हूँ, वहाँ पे मैंने क्लियरली फैक्टर्स बताए हैं कहाँ से आए हैं और कैसे आए हैं और किस तरीके से लिए, तो वो आप वहाँ से मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, और इस वीडियो में देख सकते हैं, और आप इनको लिख के भी रख सकते हैं अगर आपको रिक्वायर्ड है। और अगर आपको फैक्टर्स के बारे में और तरीके से डालना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। उसके अलावा ये हमारा कन्वेंस चार्ट, ये सॉरी हमारा एक्चुअल कॉस्ट ऑफ मटेरियल आ गया। यहाँ पे आपको सीमेंट के साथ में सैंड एग्रीगेट जो जो आपकी रिक्वायर्ड है वो आप डाल लीजिए। यहाँ वाटर टैंक आ गया, और ये हायरिंग मिक्सचर आ गया। मैं आपको बता दूँ, आप जो मिक्सचर और वाटर टैंक निकालते हैं वो आपको सीमेंट के हिसाब से निकालने होते हैं। अगर सीमेंट क्वांटिटी यहाँ पे ऐसे 225 आई है तो आप मोस्ट प्रोबेबली ना 12 से लेके 15 सीमेंट के बैग के बीच में एक वाटर टैंक दिया करो, तो उससे ये होगा कि आपका चल जाएगा। पर ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। अगर आप जहाँ पे कार्य कर रहे हैं वहाँ पे अगर गर्मी ज़्यादा है तो आपको वाटर टैंक की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, अगर वहाँ पे सर्दी है तो वाटर टैंक की रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि आपको पता है क्यूरिंग के टाइम पे जहाँ गर्मी ज़्यादा होगी वो ऑब्वियस है कि वहाँ पे क्यूरिंग ज़्यादा होगी, पानी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे टोटल 3 लाख का एस्टिमेट तैयार हो गया, जिसमें मेरा 53,579 रुपीज़ लेबर के, और ये 2,46,780 ये मेरा मटेरियल के बन चुके हैं। तो आशा है कि शायद आपको ये एस्टिमेट बनाने का तरीका समझ आ गया होगा, और कन्वर्जेंस कार्य क्या होते हैं, उनको कैसे बनाते हैं, वो भी समझ आ गया होगा। अगले वीडियो में हम कन्वर्जेंस के ही बारे में बता करेंगे, लेकिन 2 प्लानिंग हेड को कैसे कन्वर्जेंस करते हैं उसके बारे में मैं अगले वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि उनको भी कन्वर्जेंस का एस्टिमेट बनाने में कोई दिक्कत ना हो। और कन्वर्जेंस के रिगार्डिंग अगर आपको और कोई भी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं वहाँ पे आपके लिए अलग अलग प्रकार के कन्वर्जेंस के कार्य के एस्टिमेट बना सकता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।